स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। इसके पहले की कक्षा में हमने जो भी जल से संबंधित प्रश्न बनते थे और जल से संबंधित जो बुनियादी प्रश्न थे उस पे हम लोग चर्चा किए थे। इस कक्षा के माध्यम से हवा यानी कि में होने वाले अवांछनीय कारण जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और मानव जीवन पे उसका पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कक्षाएं अपने आप में थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन इस का अध्ययन करने के बाद हवा से संबंधित यानी कि हवा में कितने प्रकार के गैस पाए जाते हैं, उसका वैश्विक स्तर पे तापमान वृद्धि में क्या योगदान रहा है, इसके साथ-साथ प्राइमरी प्रदूषण और सेकेंडरी प्रदूषण किसे कहते हैं और हवा में जो धुंध और कण है किस वजह से बनते हैं जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उन सभी तमाम बिंदुओं पे हम लोग ठहर के अपनी बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः इससे बार-बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और इसके साथ-साथ अपने जीवन में यानी कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है, उसके अनुसार मनुष्य को यह जानने के लिए विवश होना चाहिए या जानने का हेतु उत्साहित होना चाहिए कि जिस हवा में हम साँस ले रहे हैं, क्या उस हवा में ज़हर घुली है या नहीं घुली है। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से और रोज़मर्रा के जीवन में दोनों ही दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विलंब न करते हुए यह कक्षा सुचारू रूप से चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा में प्रदूषण से क्या आशय हमारा है, किसे एयर प्रदूषण के नाम से जानते हैं उसके बारे हम बात करेंगे। जैसे हवा में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यह उन गैसों के मिश्रण में मानवीय हस्तक्षेप एवं प्राकृतिक हस्तक्षेप के दौरान विभिन्न प्रकार के जो हवा में घुलनशील जैसे अगर हवा में अधिक मात्रा में मीथेन, कार्बन या यूँ समझे कि जो भी कारखाने हैं उसके माध्यम से हवा में अगर धूल कण हम हवा में ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं, जिससे जो भी जीव-जंतु हैं उस हवा से अगर साँस ले रहे हैं यानी कि उस हवा में वह साँस ले रहे हैं तो उनकी जो जीवन है, जीवन की जो गतिविधि एवं शैली है उसपे खतरनाक रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसे एक आदमी भाषा में कहा जाए तो हवा में होने वाले अवांछनीय कारक जिससे हवा में श्वसन करने वाले जीव-जंतुओं पे उसमें मानव भी आएँगे। इसके साथ-साथ जो भी जीव हैं वह भी आएँगे। उन पे अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा यानी कि उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिभाषा से कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब हम बुनियादी और जो शुरुआत बिंदु है जिसे प्रायः बेसिक या बुनियाद बिंदु कहा जाए तो उसको पहले स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हवा में होने वाले अवांछनीय कारक जिससे मानव जीवन और उस हवा में जो भी जीव-जंतु रह रहे हैं उस पे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है श्वसन के माध्यम से तो उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से भी कहते हैं। यह मानव के दौरान भी होता और प्राकृत के दौरान होता। मानव के दौरान देखा जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे धूल कण और विभिन्न रसायनों को जलाने के उपरांत जो धुआँ उत्पन्न होती, इसके साथ जो वाहन और कारखाने से उत्पन्न होने वाले हवा है, जबकि प्राकृत के माध्यम से देखा जाए तो जब कहीं ज्वालामुखी जब कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, इसके साथ-साथ अगर लैंडलाइन की स्थितियाँ बनती जिससे विभिन्न अनेक भारी मात्रा में धूल कण हवा में विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण मनुष्य के दौरान और प्राकृत के दौरान दोनों के दौरान होता है। यानी कि हवा में होने वाले अवांछनीय कार्यों को वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो वायु प्रदूषण है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। बात को यहाँ पे समझे यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो वायु में प्रदूषण हो रहा है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है।
पहले को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले भाग को प्राइमरी वायु प्रदूषण यानी कि जिसे प्राथमिक वायु प्रदूषण कहा जाता, दूसरे भाग को सेकेंडरी जिसे प्रायः द्वितीयक वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब हम एक-एक करके यानी कि प्राइमरी जिसे प्राथमिक वायु प्रदूषण कह रहे हैं और सेकेंडरी जिसे प्रायः द्वितीयक वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं, उसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वाक़ई आपको जाँच करना है तो प्रीवियस ईयर यानी यानी कि इसके पहले जो भी परीक्षाएँ हुई हैं, उसका प्रश्न सॉल्व करने पे पता चलेगा कि यह बिंदु अपने आप में कितना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी पे बात करेंगे जिसे प्रायः प्राथमिक वायु प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो प्राथमिक वायु प्रदूषण है उसको समझने का प्रयास करें। हमने अभी तक वायु प्रदूषण के बारे में जाना, उसमें अभी हमने जानने का प्रयास किया कि मनुष्य के दौरान और प्रकृति के दौरान दोनों गतिविधियों के माध्यम से हवा में प्रदूषण उत्पन्न होते। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया जिससे पहले भाग को प्राइमरी जिसे हिंदी में प्रायः प्राथमिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं, दूसरे भाग को सेकेंडरी जिसे प्रायः द्वितीयक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब एक-एक करके उन बिंदुओं पे जानने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक वायु प्रदूषण क्या होता है, द्वितीयक वायु प्रदूषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी यानी कि जिसे प्राथमिक वायु प्रदूषण कहते हैं, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्राथमिक वायु प्रदूषण को जानने से पहले हम थोड़ा-सा उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक वायु प्रदूषण उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी प्राथमिक वायु प्रदूषण उसे कहते हैं कि किसी चीज़ से कोई गैस निकला है, यानी कि किसी दहन के बाद कोई गैस निकला और वह वायुमंडल में जाके मिल गया। पुनः बात को समझने का प्रयास करें यानी कि प्राथमिक वायु प्रदूषण उसे कहेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं, किसी चीज़ को जला रहे हैं अगर उस पदार्थ को जलाने के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वह किसी अन्य रसायन से क्रिया न करके सीधे वायुमंडल में मिल जाएगा। उसे हम प्राइमरी प्रदूषण के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक प्रदूषण प्रायः उसे कहते हैं कि जो डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स यानी कि किसी सोर्स से उत्पन्न हो रहा है और वह हवा में मिल जा रहा है, किसी प्रकार का वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, उसे हम प्रायः प्राथमिक वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। पुनः कुछ लोगों को कन्फ्यूजन या दुविधा की स्थितियाँ हो सकती, उसे स्पष्ट करते हुए हम पुनः परिभाषित करेंगे कि प्राथमिक वायु प्रदूषण उसे कहा जाता है जो किसी स्रोत से निकल रहा हो। वह हवा में विभिन्न प्रकार के जो गैस हैं, किसी से वह क्रिया नहीं करता, सीधे जिस स्रोत से निकल रहा है और हवा में मिल जा रहा है, उसे हम प्राथमिक प्रदूषण के नाम से या प्राइमरी पॉल्यूटेंट या प्राइमरी पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार के जो गैस हैं जिसे प्रायः सेकेंडरी को प्रायः हिंदी में देखा जाए तो द्वितीयक वायु प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है। उसपे हम लोग देखिए तो बहुत आसान एवं सरल शब्दों में कहा जाए तो द्वितीयक वायु प्रदूषण वह है जो किसी स्रोत से उत्पन्न हो रहा है गैस, लेकिन हवा में यानी कि वायुमंडल में किसी अन्य रासायनिक गैसों से आपस में अभिक्रिया करके कोई और गैस बना ले रहा है, उसे हम द्वितीयक वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि द्वितीयक वायु प्रदूषण उसे कहेंगे जो किसी स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हवा में जैसे ही वह प्रवेश कर रहा है तो अन्य गैसों से रासायनिक अभिक्रिया करके वह जो मूल स्रोत से उत्पन्न हुआ था, उस स्रोत से जो मूल गैस उत्पन्न हुई थी, अन्य गैसों से रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया गैस बना लेता, उसे हम प्रायः द्वितीयक वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं।
पुनः एक बार समझेंगे कि प्राथमिक वायु प्रदूषण उसे कहेंगे जो किसी स्रोत से उत्पन्न हो रहा और वह उस स्रोत से उत्पन्न होने के बाद सीधे वायुमंडल में उसी प्रकार से मिल जा रहा है। जबकि द्वितीयक वायु प्रदूषण उसे कहेंगे जो किसी स्रोत से तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन रासायनिक अपक्रिया करके वह अन्य गैस बना ले रहा, उसे हम प्रायः सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके बाद कुछ नीचे बिंदु है उस पे हम लोग बात करेंगे। एयर प्रदूषण जिसे प्रायः प्राइमरी और सेकेंडरी वायु प्रदूषण के नामों से हमने जाना। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने उसको दो भागों में विभाजित किए थे जिसे प्रायः प्राथमिक बनाम द्वितीयक वायु प्रदूषण कहें। लेकिन अब कुछ प्रमुख गैस हैं जो प्रमुख कुछ गैस हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषण में आते हैं, जबकि कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से गैस हैं जिन्हें द्वितीयक वायु प्रदूषण में, यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया कर रहा है और अन्य गैस बना रहा है उसे हम द्वितीयक वायु प्रदूषण कहते हैं। तो जो कुछ गैस हैं जिन्हें प्रायः पूछ लिया जाता कि फला गैस प्राथमिक वायु प्रदूषण है या द्वितीयक प्रदूषण है, उन प्रमुख गैसों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी एयर पॉल्यूशन है उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से पहले भी कहा जा चुका है कि यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पहले टाइप ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूशन यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के गैस हैं उन गैसों को प्रायः दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक एयर पॉल्यूशन। तो प्राइमरी पॉल्यूशन यानी कि जो विभिन्न गैस हैं उत्पन्न होने के बाद जो सोर्स से उत्पन्न हो रहे हैं ठीक उसी प्रकार हवा में मिल जा रहे, उसे हम प्राइमरी एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख गैस हैं, उन गैसों या उन कणों के बारे में हम लोग संक्षिप्त में अपनी बातचीत करेंगे इसमें। तो टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट उसमें हम देख रहे हैं कि पहले नंबर पे जिसे एसपीएम, जिसे प्रायः संक्षेप में एसपीएम कहा जाता है, इसका पूर्ण नाम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि पुनः देखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, इसका संक्षेप नाम या संक्षेपण नाम एसपीएम का होता है। एसपीएम का पूर्ण नाम होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिसे एसपीएम कहा जाता है। परीक्षा में नाम देकर पूर्ण फॉर्म के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इसे पुनः एक बार देखेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जिसे प्रायः संक्षेप में एसपीएम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि एसपीएम होता क्या है, जिसे सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर कह रहे हैं। आखिर में यह क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि हमारे आसपास हवा में विभिन्न प्रकार के गैस हैं। उस गैसों में देखा जाए तो हवा में धूल कण भी विद्यमान है और इसके साथ साथ देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे धूल कण विद्यमान है और उस हवा में कुछ ऐसे भी कण विद्यमान है। तो देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे हवा में विभिन्न प्रकार के धूल कण विद्यमान है जो प्रायः जलन पैदा करते हैं। उस जलन पैदा करने में यानी कि हवा, पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे आसपास हवा है उस हवा में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और उन गैसों में धूल भी होगी, गंदगी भी होगी, एयर साल भी होगा, कालिक भी होगा। यानी कि कालिक से आशय है कि जो भी संसाधन चल रहे हैं मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए उनकी ईंधन के दहन के बाद जो हवा में तो उत्पन्न हो रही है कालिक, उसको हम बात करें इसमें। तो
हमारे आसपास हवा में विभिन्न प्रकार के गैस हैं, उन गैसों में धूल कण और यहाँ तक कि गंदगी भी विद्यमान है। और उन गंदगियों की वजह से जो हवा की वाकई गुणवत्ता होती वह खराब हो चुकी है, जिससे प्रायः आपको आभास हुआ होगा कि जब हवा में धूल कण और कालिक की मात्रा या एरोसॉल की मात्रा अधिक होती तो हमें प्रायः आँखों में जलन उत्पन्न होता है। हमें आँखों में प्रायः जलन उत्पन्न होता है और यह प्रायः देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से जैसे तो देखा जाए तो राख के माध्यम से जलन उत्पन्न होगा या हवा की गुणवत्ता खराब होने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या अन्य जो धातु हैं वह अधिक मात्रा में पाई जाएगी तो हमारी आँखों में जलन उत्पन्न होगा। और जलन उत्पन्न होने से देखा जाए तो जो श्वास संबंधित समस्या है, अनेक प्रकार की श्वास संबंधित समस्या उत्पन्न होती। तो वही कहा जा रहा है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के माध्यम से कुछ ऐसे सूक्ष्म कण होते जिन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। जबकि अन्य कुछ ऐसे कण होते जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। यानी कि एक मापने का पैमाना है जिसे पीएम जिसे प्रायः पार्टिकुलेट मैटर कहा जा रहा है। यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म कण होते जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसको पीएम10 के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कुछ ऐसे सूक्ष्म नग्न कण होते हैं जिन्हें आंखों से नग्न देख सकते हैं जिसे पीएम10 के नाम से जानते हैं। जबकि कुछ अन्य ऐसे कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसे पीएम2 पॉइंट पार्टिकुलर मैटर जिसे पीएम2.5 कहा जाता है उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन जब हम श्वास ले रहे हैं तो जो सूक्ष्म कण है वह हमारे सांस के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जब हम अत्यंत सूक्ष्म कण हवा में विद्यमान है तो जब हम सांस ले रहे हैं तो वह हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में यानी कि फेफड़ा से होते हुए हमारे खून में प्रवेश करता है और जिसके उपरांत जो रक्त प्रवाह है वह उसको क्षति पहुंचाता है और मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी को सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य दो बिंदु हैं, यानी कि कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जाता है और कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। जो नग्न आंखों से देखे जाते हैं उनका आकार 10 पार्टिकुलर मैटर होता है, जबकि जो नग्न आंखों से नहीं देखे जाते उनका आकार 2.5 पार्टिकुलर मैटर होता है और यह हमारे श्वसन के माध्यम से रक्त कोशिकाओं में प्रभावित हो जाते हैं। शायद यह बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। दूसरा प्रमुख गैस जिसको प्रायः कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे संक्षेप में सीओ भी लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालने वाला गैस है। तो देखिए अब समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली और ज्वलनशील गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। न तो उसमें रंग होगा, न गंध होगा, न स्वादहीन होगा, यानी कि किसी प्रकार का वह स्वाद नहीं होगा। प्रायः कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को एक हत्यारी गैस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्रायः कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो गैस है ऑक्सीजन की तुलना में यानी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो गैस है
ऑक्सीजन की तुलना में यह जब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन यानी कि मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे रासायनिक अभिक्रिया करके यानी कि एक अणु उसकी रासायनिक अभिक्रिया करके 2 से 300 गुना अधिक बाध्यता यानी कि प्रायः इसकी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे मनुष्य के शरीर में जो रक्त में है हीमोग्लोबिन उसके संपर्क में आने पे यह प्रायः कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करती है, जिससे मनुष्य का देहावसान हो जाता है। पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइमरी एयर पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है जो रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है। यह प्रायः ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके जो ऑक्सीजन से प्रायः यह तो हीमोग्लोबिन से रासायनिक अभिक्रिया करके 200 से 300 गुना अधिक यानी 200 से 300 गुना अधिक बाध्यता है यानी तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक रसायन का निर्माण करता है जिससे मनुष्य का देहांत हो जाता है। प्रायः कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो कार है, ट्रक है या अन्य वाहन है इसके साथ साथ मशीन से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन जिसमें जीवाश्म ईंधन जलते हैं उससे भी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर वायुमंडल में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना सकता है तो वो मीथेन जो वायुमंडल में पाई जा रही है उसकी सांद्रता और अधिक कर देगी। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड जिसे प्रायः SOX के नाम से भी लिखा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को समझेंगे। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक है, सिंपल सी बात है, जो सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड वर्षा के साथ साथ कण को प्रदूषण में योगदान देता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से जो एसिडी रेन होता है जिसे प्रायः एसिड वर्षा के निर्माण में सल्फर की भूमिका अविस्मरणीय रहती है। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो सल्फर ऑक्साइड को उत्सर्जन यानी कि जीवाश्म ईंधन इसके पाए जाने के स्रोत हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रायः ब्रोंकाइटिस एक श्वसन संबंधित बीमारी है, वह बीमारी उत्पन्न करता है जिसके परिणाम स्वरूप नाक, गले और फेफड़े में जलन उत्पन्न होती है जिससे खांसी, घबराहट और अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद नीचे देख रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रायः एक प्राइमरी एयर पॉल्यूशन का प्रमुख गैस है जो प्रायः देखा जाए तो फोटोकेमिकल यानी कि जिसे प्रायः हम कहते हैं कि फोटोकेमिकल इस भाग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोटोकेमिकल से शायद आप लोग न परिचित हो लेकिन इस पे हम लोग अगली कक्षा में विस्तार से बात करेंगे। पुनः जानने का प्रयास करें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्माग के एक महत्वपूर्ण घटक है जो यह पीला भूरा रंग उत्पन्न होता करता है। खराब हवादार स्थिति में गैस स्टोर या गैस लड़की के हीटर प्रायः घरेलू उपकरण नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं। पुनः एक बार इसे समझेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे प्रायः फोटोकेमिकल स्माग की भूमिका कहा जाता है उसमें इसका योगदान सर्वोपरि रहता है। प्रायः
नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखना है तो घरों में प्रयोग होने वाले भोजन जब बनाते तो उसमें हम देखते हैं कि जब लौ उत्पन्न होती तो पीला भूरा रंग का लौ कभी-कभी उत्पन्न होता है। और इसके साथ-साथ घरेलू उपकरण जो प्रयोग होते हैं उसमें भी इस प्रकार का अगर लौ या आग उत्पन्न हो रहा है तो उससे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वहाँ से उत्पन्न होती है। उसके बाद हम लोग कुछ अन्य प्रमुख पदार्थ है जिसे प्रायः प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत रखा जाता है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जिसे हम क कणिका पदार्थ कह रहे हैं यानी कि हवा में जो भी इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे जो भी सूक्ष्म कण है, धूल मिट्टी के कण उसको भी हम लोग प्राइमरी में रख सकते हैं। वाष्पशील कार्बन यानी कि जो भी कार्बनिक यौगिक है, उसे भी हम प्रायः प्राइमरी एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। उसमें मीथेन हो गए, बेंजीन हो गए बेंजीन हो गए, मीथेन, बेंजीन, टैलेन और हाइड्रोकार्बन हो गए। प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्राइमरी प्रदूषण के रूप में रखा जाता है लेकिन इसको जो भी कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित ग्रुप हैं, उन्हें प्राइमरी एयर प्रदूषण में रखा जाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक तापमान में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख गैस के रूप में भी जाना जाता है। आज की कक्षा के लिए यहीं तक। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।